हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 22 अगस्त 2020 तथा अन्य दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में हाथियों के लिए पहला अस्पताल कहाँ पर खोला गया। भारत में हाथियों के लिए पहला अस्पताल कहाँ पर खोला गया है? कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा में खोला गया है। भारत में हाथियों के लिए पहला अस्पताल मथुरा में खोला गया है। तो बात आई हाथी की, तो कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। कर्नाटक में हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो रहा राज्य की बात। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक हाथी बोत्सवाना में। अफ्रीकी देश है बोत्सवाना। तो विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी बोत्सवाना में पाए जाते हैं। और अगर देश भारत की बात करें तो वहाँ कर्नाटक में। अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए एक पोर्टल जारी किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुरक्ष। क्या? सुरक्ष। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने सुरक्ष नामक पोर्टल जारी किया है। अच्छा बताइए, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। क्या? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था। कब? भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था। हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। तो हाथियों के लिए पहला अस्पताल मथुरा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो ये कौन सा बैंक है? ये ICI। कौन सा? ICI। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने वाला ICI देश का पहला बैंक बना। अगला क्वेश्चन है कि रूस में नए संविधान संशोधन के तहत व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? रूस में संविधान संशोधन किया गया है, उसके तहत ये बताया गया व्लादिमीर पुतिन कब तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो कब तक बने रहेंगे? ये 2036 तक। वर्ष 2036 तक नए संविधान संशोधन के तहत व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस की राष्ट्रपति कहाँ है? वो है मॉस्को। कहाँ? मॉस्को। और ये रूस जो है 2 महाद्वीपीय देश है। 2 महाद्वीपीय मतलब इसका जो रूस का भाग है वो यूरोप और एशिया दोनों में है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? ये शेषनाग। क्या? शेषनाग। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है शेषनाग। और ये मालगाड़ी है। क्या? मालगाड़ी है। मालगाड़ी है। और इसकी जो लंबाई है 2.8 किलोमीटर। कितना? 2.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें 4 इंजन लगे थे। कितना? 4 इंजन। और इसमें 251 वैगन। कितना? 251 वैगन को इसमें जोड़ा गया था। तो भारत में अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी शेषनाग है। और यह जो नागपुर से सिकंदराबाद के बीच चलाई गई थी। कहाँ से? नागपुर से और सिकंदराबाद के बीच चलाई गई थी। ये मालगाड़ी है। इसकी लंबाई थी 2.1 किलोमीटर। इसमें 4 इंजन लगे थे। और वैगन की संख्या अगर बात करें 251 वैगन जोड़े गए थे। ये तो रही भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन तो कौन सी है? ये है विवेक एक्सप्रेस। क्या? विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस जो है ये जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान उत्तर प्रदेश के
किस शहर में स्थित? कहाँ पर है ये? ग्रेटर नोएडा। कहाँ? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा छपवा कर सीधे सरकार को स्थानांतरित की जाने वाली मनी को क्या कहते हैं? आरबीआई जो मनी छपवा कर और सीधे सरकार को स्थानांतरित करती है, उस मनी को क्या कहा जाता है? उस मनी को कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी। क्या? हेलीकॉप्टर मनी। इसको कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी। और सरकार जो है इस मनी को जनता में वितरित करके अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालती है। ये जो हेलीकॉप्टर मनी है, इसको सरकार जनता में वितरित करके अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालती है। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में। कहाँ? सॉरी, इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। बाद में इसके मुख्यालय को स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय बम्बई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैनिक खर्च के मामले में प्रथम शीर्ष 3 देश कौन से हैं? सिपरी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया सैनिक खर्च के मामले में प्रथम 3 शीर्ष देश कौन है? सबसे ज़्यादा सैनिक पर खर्च करने वाले 3 देश कौन से हैं क्रम से? वो है अमेरिका, चीन और भारत। क्या? अमेरिका, चीन और भारत। अमेरिका, चीन और भारत, ये जो है सिपरी की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया तीनों देश सबसे ज़्यादा सैनिक पर खर्च करते हैं क्रम से। सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर चीन, फिर भारत। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट बनने वाले पहले हिंदू कौन है? पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट बनने वाले पहले हिंदू कौन है? तो कौन है ये? ये है राहुल देव। राहुल देव पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट बनने वाले पहले हिंदू नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्लिसी को किस वर्ष के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया? तिब्लिसी कहाँ है? ये जॉर्जिया में स्थित है, शहर है। तिब्लिसी कहाँ है? जॉर्जिया में है। और पूछा गया कि तिब्लिसी को किस वर्ष के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है? तिब्लिसी को तो किस वर्ष के लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है 2021 के लिए। किसके लिए? 2021 के लिए। 2021 के लिए तिब्लिसी को विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है। तो 2021 के लिए बनाया गया। तो वर्तमान में 2020 के लिए किसको बनाया गया? ये है कुआलालंपुर। किसको? कुआलालंपुर को। 2020 की जो विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है वो कुआलालंपुर, ये मलेशिया की राजधानी है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। और विगत 1 वर्ष पहले 2019 के लिए किसको बनाया गया था? ये शारजाह जो है ये संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का एक शहर है। तो विश्व पुस्तक राजधानी की अगर बात करें वर्ष 2019 में, ये 2 बार वर्ष लिख गया, वर्ष 2019 में शारजाह को विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया था। 2020 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और 2021 में विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है जॉर्जिया का शहर है तिब्लिसी को। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है लीमा में। कहाँ? पेरू की राजधानी लीमा। वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र लीमा में स्थित है। शिमला में भी कुछ स्थित है। क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। क्या?
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये शिमला उत्तर प्रदेश में। वैश्विक आलू अनुसंधान लीमा पेरू में है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। मेरठ में जो है ये जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला है इसी का क्षेत्रीय स्टेशन मेरठ में। क्या? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय स्टेशन है मेरठ में, क्षेत्रीय स्टेशन। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो मेरठ में होगा। तो वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र पेरू की राजधानी लीमा में है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान वो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है जो कि शिमला का ही क्षेत्रीय स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसके द्वारा कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल लिखा गया? लॉकडाउन के दौरान किसके द्वारा कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल लिखा गया? ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये श्रीधरन पिल्लई, इनका पूरा नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। ये जो है मिजोरम के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मिजोरम के राज्यपाल हैं। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोरोना कविता काल लिखा है। तो कोरोना कविता काल मिजोरम के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का क्या नाम है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? वाग 12B। ये है वाग 12B। ये भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का नाम है जिसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। और यह जो इसका जो चलाया गया इसको यह दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन अर्थात मुगल सराय से मध्य प्रदेश के शिवपुर के बीच, कहाँ? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से मध्यपुर के शिवपुर के मध्य प्रदेश के शिवपुर तक चलाया गया। कहाँ से? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश के शिवपुर तक यह इंजन चलाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का पहले नाम क्या था? मुगल सराय। अब एक स्टेशन में और बदला गया, मडुआडी का नाम क्या किया गया है? बनारस। मडुआडी रेलवे स्टेशन क्या नाम किया गया? बनारस। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? कौन सा है? वह है स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन। इसमें भारत का जो स्थान है 74वां, 74। भारत का स्थान है 74वां और पहले स्थान पर है स्वीडन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान है 74वां, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? वो है डेनमार्क। क्या? डेनमार्क। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में वो है स्वीडन। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। क्या? डेनमार्क। भारत को मिला है 168वां स्थान और लाइबेरिया जो है अंतिम स्थान पर है। लाइबेरिया अंतिम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब? 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय
दिवस आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है 21 अगस्त को। इसमें 20 अगस्त को दो इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन कौन सा? अक्षय ऊर्जा और सद्भावना दिवस, ये मनाया जाता है राजीव गांधी के जयंती पर 20 अगस्त को। 19 अगस्त को दो दिवस है, विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस। और 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह जो 21 अगस्त को मनाया जाता है, यह यूएनओ द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और पहली बार 2018 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक देश में कैंसर रोगियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अभी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट आया है 2020 का, उसमें बताया गया है कि 2020 के अंत तक देश में कैंसर रोगियों की संख्या तो कितना हो जाएगा? ये 13.9 लाख 13.9 लाख हो जाएगा 2020 के अंत तक देश में कैंसर रोगियों की संख्या। अब इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 तक ये कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ के हो जाएगी 15.7 लाख 2025 तक। तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 के अंत तक देश में कैंसर रोगियों की संख्या 13.9 लाख हो जाएगी और साथ ही साथ 2025 तक यह बढ़ के 15.7 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक किस राज्य में शुरू किया गया है? अभी हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में शुरू किया गया। बात आई तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु ने जो है अभी हाल ही में गुजरात को पीछे छोड़ते हुए मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में पहले स्थान पर हो गया है। किसको पीछे छोड़ा है? गुजरात को पछाड़ करके तमिलनाडु मछली उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। और तमिलनाडु में जो है हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। क्या? तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज होने के कारण चर्चे में रही डेथ वैली अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? डेथ वैली अमेरिका में स्थित है और यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया विश्व में, डेथ वैली में। और तो ये अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? ये है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में। कहाँ? कैलिफोर्निया राज्य में। तो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज होने के कारण चर्चे में रही डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ये जो है कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका का, ये अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ? पश्चिमी किनारे पर ये कैलिफोर्निया राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना के लिए $1 बिलियन की देने की घोषणा, ये ऋण के रूप में देगा? ये कौन सा देश देने की घोषणा किया है? ये चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। ये जो बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना है, ये जो है इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो इसका जो जल होता है नदी का, तीस्ता नदी का जल, ये वहाँ की बहुत बड़ी आबादी इस नदी पर टिकी हुई है। जो तीस्ता नदी है और ये भारत के सिक्किम राज्य से निकलती है। कहाँ से? तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में जमुना नदी में मिल जाती है। किसमें? जमुना नदी।
ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या? जमुना हो जाता। और जो ये तीस्ता परियोजना है, इस परियोजना के तहत बांग्लादेश के 21 मिलियन लोग इस पर निर्भर हैं, तीस्ता परियोजना पर, क्योंकि पीने के लिए जल चाहिए और वहाँ लगभग 21 मिलियन लोग उस जल के लिए तीस्ता परियोजना पर निर्भर हैं। अब ये ऋण जो है चीन दिया है, तो चीन इस ऋण के माध्यम से बांग्लादेश पर अपनी धाक जमाएगा। इससे क्या होगा? वो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया? किस राज्य ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये किस राज्य ने लिया है निर्णय? ये महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस लेखिका ने ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्टोरीज नामक अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है? किस लेखिका ने ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्टोरीज नामक अपनी नई पुस्तक लॉन्च किया है? ये किसने किया है? ये सुधा मूर्ति ने। कौन? सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति ने अभी हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्टोरीज नामक अपनी नई पुस्तक लॉन्च किया है। इस पुस्तक में सुधा मूर्ति ने बच्चों के लिए 20 कहानियाँ लिखी है। इस पुस्तक में सुधा मूर्ति ने बच्चों के लिए 20 कहानियाँ लिखी है। नीना राय की अभी पुस्तक आई थी, क्या नाम था? अमेजिंग अयोध्या। क्या? अमेजिंग अयोध्या इनकी पुस्तक आई थी। तो ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? सुधा मूर्ति, और ये इसकी लेखिका भी है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।